हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आंसर्स में जाने से पहले चलिए एक फ्लो लर्निंग ले लेते हैं। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड right to cultural and education rights। आइए स्टूडेंट्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? आंसर, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लीडर्स आर चोजन बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर्स होते हैं वो लोग चुनते हैं। दीज लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। और यही लीडर्स को से ये उम्मीद होती है कि उनको जो पावर दिए जाते हैं, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। बट देर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज़ देयर पावर। बट ये भी हो सकता है कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लीडर्स हैं वो मिसयूज़ करें पावर को, यानी सही तरीके से उसका इस्तेमाल ना करें। हियर कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। और ये सेफ गार्ड करता है हमारे राइट्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, look at the wordings of the two documents given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution. The second column is from the more recent interim Constitution of Nepal. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पॉज करना है और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से पढ़ना है। उसका डिफरेंस देखना है, क्या डिफरेंस है एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कहाँ पे पावर ज़्यादा है इन द अबाउट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे? और यही देखते हुए आपको क्यों लगता है कि नेपाल को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है? आंसर, in the 1919 Constitution of Nepal, it was the king who exercised the executive power। या नेपाल में अगर आप देखेंगे 1990 में तो किंग था जो सारे पावर्स एंजॉय करता था और सारे डिसीजंस लेता था उनके किंगडम के लिए। While in the 2007 interim constitution of Nepal, it is the prime minister, the leader of the representative of the people, exercise the executive power। लेकिन 2007 में interim constitution का जो है नेपाल का, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को और सारे पावर्स वो एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। Question number 5, the column on the left lists some of the key features of the Indian Constitution। लेफ्ट में सारे की फीचर्स दिए गए हैं और आपको उनके लिए 2 सेंटेंसेस लिखने हैं अपने खुद के शब्द में कि आपको क्यों लगता है कि ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है। की फीचर, फेडरलिज्म। Significance, it helps to manage a vast country smoothly। Distribution of power makes the progress of a country faster। ये हेल्प करता है एक बड़ी सी कंट्री को चलाने के लिए बड़ी स्मूथली तरीके से, और जैसे पावर्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये प्रोग्रेस कंट्री का जल्दी होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, the 3 organs of the state, the legislature, the executive and the judiciary exercise different powers। ये जो 3 ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, और ये सारे खुद अलग अलग पावर्स एंजॉय करते हैं। Thus each organ acts as a check on the other organs of the state and this ensures the balance of power between the 3। हर एक ऑर्गन जो है वो चेक करता है बाकी ऑर्गन्स को स्टेट के, और ये एक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। फंडामेंटल राइट्स, दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर जो स्टेट की तरफ से आती है। दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी एंड लीड अ लाइफ विद डिसेंसी। ये राइट्स इसीलिए ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए ताकि वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी अच्छी कर सके और एक साधारण ज़िंदगी जी सके। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it gives a chance to the people of the country to play a role in electing their representatives। Also every citizen of the country can contest in elections। हर citizen country का elections में खड़ा हो सकता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। आइए फ्लो लर्निंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिए हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब का अगर वर्ड्स एक एक लेते हैं तो इंडियन हो जाता है। तो हम इंडियन पहले हैं, बाद में हम अलग अलग कम्युनिटीज़ है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करती या अपने आप को ऊंचा नहीं समझती।
वन स्टेट डज नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, एक स्टेट किसी का रिलीजियस फ्रीडम जो है इंसान का नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 2, will the government intervene if some religious group says that their religions allow them to practice infanticide? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कोई गवर्नमेंट इंटरवीन यानी दखल दे सकती है किसी रिलीजियस ग्रुप में जहाँ पे इन्फेंटिसाइड यानी बर्थ लेने से पहले बच्चों को मारा जाए, क्या ये सही है? आंसर, द गवर्नमेंट विल श्योरली इंटरवीन, गवर्नमेंट ज़रूर इसमें दखल अंदाजी करेगी इफ़ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। नीडलेस टू से दैट द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड इज़ अ क्राइम, एक बहुत बड़ा जुर्म है। अंडर दिस प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज किल्ड, नए बच्चा जो जन्म होना होता है वो पहले ही अंदर मर जाता है पेट में। द लॉ डज नॉट अलाउ एनी वन टू किल अ लाइफ, लॉ अलाउ नहीं करता ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑब्जेक्टिव, why is it important, and examples of a violation of the objective. Objective, one religious community does not dominate another. क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग हार्मनी इन द सोसाइटी, ताकि पीस बना रहे सोसाइटी में। एग्जाम्पल्स है, अ मुस्लिम फैमिली लिविंग अमॉन्ग्स हिंदू पीपल इन अ लोकेलिटी इज़ फॉरबिडन टू ऑफर नमाज, एक मुस्लिम फैमिली जो हिंदू लोगों के बीच में रहती है, लोकेलिटी में रहती है, और उन्हें नमाज करने से इनकार किया जाए, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। A Hindu religious procession is not allowed to cross along the road passing through a mosque. एक हिंदू रिलीजियस का कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो वो अलाउ नहीं किया जाता रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद बनी गई है या मॉस्क बनी गया है। ऑब्जेक्टिव, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियस नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। वाई इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज असेंशियल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द आइडियाज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज़ है वो समान हो, स्टेबलाइज हो, इस वजह से वो ज़रूरी है। एग्जाम्पल, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का तोड़ देना। ऑब्जेक्टिव, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, कुछ लोग बाकी लोगों को डोमिनेट नहीं करते सेम रिलीजन से। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी इन द सोसाइटी, समानता सोसाइटी में होनी ज़रूरी है। एग्जाम्पल, दलित्स आर डिस्करेज टू एंटर अ टेम्पल, दलितों को टेम्पल में आना मना है। Okay students, we are on chapter number 3, why do we need a parliament? Let's first understand the flow learning. Parliament, the word comes from the words parley which means to discuss. ये वर्ड आता है, पार्लियामेंट का जो वर्ड है ये कम्स फ्रॉम द वर्ड पार्ली, जिसका मतलब है डिस्कस। इट फॉर्म्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स देम इफ़ नेसेसरी, यह नए लॉज को ये बनाता है और उसे खारिज भी करता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। It consists of the President, the Rajya Sabha, which is the Council of States, and the Lok Sabha, the House of the People. The Rajya Sabha is the upper house of the Parliament, and its first sitting took place on 3rd April 1952. राज्य सभा सबसे ऊपरी हाउस है पार्लियामेंट का, और उनका पहली बैठक हुई थी 3rd April 1952 में। The Lok Sabha is the lower house of the Parliament, and its first sitting was held on 13th May 1952. जैसे राज्यसभा ऊपरी हिस्सा है वैसे लोकसभा निचला हिस्सा है, लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, और पहली सिटिंग हुई थी इसकी 13 मई 1952। चलिए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पार्लियामेंट गिवन बिलो। व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस इमेज, ये इमेज के ज़रिए आर्टिस्ट क्या बताना चाह रहा है? आंसर, The image signifies that the parliament is based on people's strength. लोगों की strength के ऊपर parliament बना है। These people come from various backgrounds, और ये जो लोग हैं वो अलग अलग प्रांतों से आते हैं। Question number 2, give one reason why you think there should be universal adult franchise. एक reason दो आपके हिसाब से कि universal adult franchise क्यों होना चाहिए? Answer, there should be universal adult franchise in order to establish equality in the society. Universal adult franchise इसीलिए होना चाहिए स्टूडेंट्स ताकि सोसाइटी में क्या बनी रहे? इक्वालिटी, समानता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 3, do you think there would be any difference if the class monitor was selected by the teacher or elected by the students? Discuss. जो NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से कुछ डिफरेंस यानी कुछ डिफरेंस बनता अगर ये क्लास मॉनिटर सिलेक्ट होता टीचर से या फिर स्टूडेंट्स के ज़रिए इलेक्ट होता?
सिलेक्शन ऑफ क्लास मॉनिटर बाय द टीचर इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो क्लास मॉनिटर टीचर के ज़रिए सिलेक्ट हुआ था वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। Therefore, the monitor is not the representative of the students of the class. इस वजह से जो मॉनिटर है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है स्टूडेंट्स जो जितने क्लास में है उनका, वो तो टीचर से इलेक्ट किया गया है। But if the monitor is elected by the students, he will represent the entire class in the true sense because this is a democratic process. अगर वो स्टूडेंट्स के ज़रिए इलेक्ट होके आता तो वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता और उसे हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहलाते स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से लेते हैं। वाई डू यू थिंक नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट? आपके हिसाब से नेशनलिस्ट मूवमेंट ने सपोर्ट क्यों किया इस आइडिया को कि सारे एडल्ट्स को वोट करने की राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है? आंसर, द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स जॉइंड इट। नेशनलिस्ट मूवमेंट इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि लोग अलग अलग प्रांतों से इस पे जुड़े। With the coming of independence, it was felt that all persons in independent India should participate in making decisions. ठीक है, इंडिपेंडेंस के ज़रिए ऐसा लगने लगा था कि सारे इंसान इंडिपेंडेंट इंडिया में पार्टिसिपेट करने चाहिए जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। द गवर्नमेंट मस्ट बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। गवर्नमेंट सेंसिटिव होना चाहिए लोगों के नीड्स और उनके डिमांड्स के लिए। इट इज़ देयरफॉर The Constitution of Independent India laid down the principle of universal adult franchise. इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, दैट इज ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू वोट। बाय एक्सरसाइजिंग दिस राइट, पीपल जिन्हें हम एडल्ट्स कहते हैं वुड पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग एक जिसे हम एडल्ट्स कहते हैं वो पार्टिसिपेट यानी वो हिस्सा ले सकते हैं जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जैसे होती है उसमें, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपना चुन सकते हैं। दिस इज़ अ सेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका यही मतलब है कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की निशानी है स्टूडेंट्स। In the 2004 map of parliamentary constituencies alongside, roughly identify the constituencies in your state. What is the name of the MP of your constituency? How many MPs does your state have? What are certain constituents colored green while others are colored blue? ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है। ये 2004 के मैप में जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज दिए हैं आपके स्टेट में आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्टेट में MP कौन है, कितने MPs हैं आपके स्टेट में, और क्यों कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का कलर ग्रीन है वाइल कुछ का ब्लू है। यहाँ पे एक दिल्ली का फिगर दिया है आंसर में। आई लिव इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इज़ 7। दे आर ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। The name of the MP from my constituency is Delhi, Mr. Sandeep Dikshit. There are seven MPs in my state. Certain constituencies are colored green while others are colored blue because they are reserved constituencies for ST and SC respectively. कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ग्रीन कलर में है, बाकी जो है वो ब्लू कलर में है क्योंकि वो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है। वो रिज़र्व्ड है ST जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और SC जो है शेड्यूल्ड कास्ट उन लोगों के लिए। Okay students, now we are on chapter number 4, understanding laws. Let's first understand flow learning. The parliament makes laws on the subjects given in 3 lists. Parliament laws बनाते हैं 3 चीज़ों के चलते। 1. The union list includes subjects of national importance like defense, banking, foreign affairs, etc. Union list includes subjects जैसे हैं banking, defense, foreign affairs, etc. सेकेंड है द स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। ये स्टेट से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस एक्सेट्रा। और जो तीसरा है द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट। जो कॉमन प्रैक्टिस में हो जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, न्यूज़पेपर, मैरिज एक्सेट्रा, ये बहुत कॉमन है। ये हर किसी की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस वजह से ये कॉमन है बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट में। आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। स्टेट 1 रीज़न वाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वाज आर्बिट्री। आपके हिसाब से सेडिशन एक्ट 1870 का आर्बिट्री क्यों था? इन व्हाट वेज डज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कॉन्ट्रडिक्ट द रूल ऑफ लॉ?
ठीक है। जो रूल बनाया गया है, रूल बुक बनाई गई है लॉ की, वो सेडिशन एक्ट 1870 कॉन्ट्रडिक्ट, यानी वो समान क्यों नहीं है, उसमें डिफरेंसेस क्यों है। आंसर, the Sedition Act of 1870 was arbitrary because under this act the British could arrest and detain any person they wanted. Seditory Act 1870 के चलते ये एक्ट इसीलिए लॉ से मेल नहीं खाता था क्योंकि ब्रिटिश के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। आपके हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। लिस्ट द 2 राइट्स दैट द न्यू लॉ हेल्प्ड अचीव फॉर वुमेन हु आर सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस। आपके हिसाब से 2 लॉज कौन से हैं जो हेल्प कर सकता है किसी भी औरत या महिला को सर्वाइव करने के लिए वायलेंस से। आंसर, डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये है किसी को भी हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा करना जिससे, और ये कौन करता है, ये एक एडल्ट मेल यानी एक पुरुष करता है जो हस्बैंड हो सकता है अपने वाइफ के खिलाफ। इंजरी में बी कॉज बाय फिजिकल बीटिंग ऑफ द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग। और इंजरी कब कैसे भी हो सकती है, उन्हें मारा जा सकता है जिसे फिजिकली बीटिंग, या फिर इमोशनली उन्हें अब्यूज़ किया जा सकता है। राइट, ये 2 चीज़ें हैं जिससे इंजरी हो सकती है। इमोशनल अब्यूज़ ऑफ द वुमेन इंक्लूड्स वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिकल अब्यूज़। राइट, इमोशनल अब्यूज़ औरतों के प्रति कौन सा है, वर्बल यानी मुंह से दिया हुआ, सेक्सुअल यानी गलत जगह पे छूना या बिना किसी से पूछे या फिर बिना किसी की राय लिए उन्हें छूना, और इकोनॉमिक अब्यूज़ यानी पैसे को लेके अब्यूज़ करना। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है स्टूडेंट्स। The 2 rights of the new law helped achieve for women who are survivors of violence. एक law है the new law which is Domestic Violence Act 2005 recognizes the right of women to live in a shared household. Women can get the protection order against any further violence. ये फर्स्ट वाला लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये रिकॉग्नाइज़ करता है उन महिलाओं की राइट्स को जो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, जो एक परिवार में रहते हैं। वुमेन को एक प्रोटेक्शन मिल सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है गवर्नमेंट से अगर वो कोई वायलेंस का हिस्सा होती है। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स हैव एन इक्वल शेयर इन लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी। सन, डॉटर्स, मदर्स को एक इक्वल शेयर यानी समान हिस्सा मिल सकता है, लैंड और प्रॉपर्टी का मिलना चाहिए। दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स इकोनॉमिक हेल्प टू वुमेन एंड प्रिवेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो। ये प्रोविजन इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करता है महिलाओं को और डोमेस्टिक वायलेंस को भी रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू लिस्ट 1 प्रोसेस दैट वाज यूज्ड टू मेक मोर पीपल अवेयर ऑफ द नीड फॉर दिस लॉ। क्या आप एक ऐसा प्रोसेस बता सकते हैं जो लोगों को ज्ञान दिया, उस प्रोसेस ने इस लॉ को समझाया। आंसर, पब्लिक डिस्कशन। ओके, आइए दूसरे क्वेश्चंस भी लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्शियस और रियल एग्जाम्पल ऑफ अ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। आपके रिस्पॉन्स में एक एग्जाम्पल भी आपको देना है रियल लाइफ का जिससे लॉ की अवेलना होती है। आंसर, the term the rule of law means that all laws apply equal to all citizens and no one is above the law, not even the president of India. राइट, रूल ऑफ लॉ का मतलब है सारे लॉज सबको इक्वली समान अप्लाई होते हैं सारे सिटीजन्स को, और लॉ के ऊपर कोई नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं। द लॉ के नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ये तो हमें पता है कि लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एनी क्राइम और violation of law has a specific punishment as well as the process through which the guilt of the person has to be established. इसका लॉ की अगर वायलेशन होता है, अवेलना होती है, तो एक पनिशमेंट भी है, जुर्म भी है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जो इंसान को समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने गलती करी है, ये लॉ दर्शाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ड्राइविंग अ 2-wheeler इन अ हेलमेट इज़ अ लॉ। एक 2-व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना लॉ है, बट वी फाइंड पीपल ऑफन वायलेटिंग दिस लॉ। ब्राइबिंग एन ऑफिशियल इज़ अ क्राइम बट इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस नाउ डेज, इट इज़ अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, किसी को पैसे खिलाना और ये एक लॉ के खिलाफ है, ठीक है, और ये एक जुर्म है, बट लेकिन ये आजकल लोग करते हैं और ये कंप्लीट अवेलना है लॉ की।
Question number 2. State 2 reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. 2 रीजन्स आपको देने हैं क्यों हिस्टोरियन से रिफ्यूट किया क्लेम कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में नए लॉज. आंसर. Historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India on several grounds, 2 of which are given below. Point number 1. The colonial rule was arbitrary. Colonial rule जो था वो arbitrary था. The British passes the Sedition Act in 1870. ब्रिटिश ने 1870 में सेडिशन एक्ट पास किया था जिसे हमने सीखा. Under this act, any person protesting or criticizing the British government could be arrested without trial. इस एक्ट के चलते कोई भी इंसान अगर प्रोटेस्ट करता है, मोर्चा निकालता है या निंदा करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और उन्हें ट्रायल देने का मौका भी नहीं मिलेगा. पॉइंट नंबर 2. द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. द इंडियन नेशनलिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. क्वेश्चन नंबर 3. Reread the storyboard on how a new law on domestic violence got passed. Describe in your own words the different ways in which women's groups work to make this happen. स्टोरीबोर्ड आपको वापस से रीड करना है ऑन डोमेस्टिक वायलेंस जब पास हुआ था और अपने शब्दों में बताना है डिफरेंट वेज इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपन. आंसर. When complaints by the victims of domestic violence increased, the need for a new law began to be felt. जब complaints बढ़ी victims की domestic violence के चलते, तब उसे एक नया law बनाने का इंडियंस ने सोचा. Different forums raised the issue of domestic violence. अलग अलग फोरम से domestic violence का इशू आया. आगे lawyer collective, a group of lawyers, law students and activists after nationwide consultations took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft was widely circulated. तो लॉयर्स, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, इन सब नेशन वाइज डिस्कस करने के बाद एक लीड उन्होंने लिया ताकि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस करके एक बिल पास करे और यही ड्राफ्ट सबको सर्कुलेट किया गया. द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 2002. यही बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में 2002 में. द बिल वॉज अपोज बाय द वुमेंस ग्रुप और बिल अपोज हुआ था वुमेंस ग्रुप से. A press conference was held in which a decision to start online petition was taken. A press conference चालू हुई थी जहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि ऑनलाइन पिटिशन हम ले. Several women organizations, National Commission for Women made submissions to the Parliament Standing Committee. In December 2002, the Parliamentary Standing Committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha and these were also tabled in the Lok Sabha. उन्होंने अपना बिल जो है वापस से सबमिट किया और राज्यसभा को किया और लोकसभा में भी ये बिल पास किया गया. द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेन्स ग्रुप. फाइनली अ न्यू बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट. आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट वॉज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट. दोनों हाउसेज में पास हो जाने के बाद वो प्रेसिडेंट को भेजा गया उनकी राय जानने के लिए. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इन टू इफेक्ट इन 2006. Alright students, so now we are on chapter number 5, Judiciary. Let's understand the flow learning first. Structure of the Indian Judiciary. The Supreme Court is the highest court in India. Supreme Court जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का. High courts of the states. The High Court is the apex court in the state. ठीक है, हाई कोर्ट्स जो इंडिविजुअल स्टेट्स के हैं और जो हाई कोर्ट है वो अपेक्स कोर्ट होता है स्टेट का, सबसे ऊंचा स्टेट का कोर्ट होता है. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यानी उनके साथ साथ जुड़े कौन से कोर्ट्स हैं? सिविल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स में आता है कोर्ट ऑफ द सिविल जज एंड कोर्ट ऑफ द मुंसिफ. और क्रिमिनल कोर्ट्स में आता है कोर्ट्स ऑफ द सेशन जज एंड कोर्ट्स ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. यानी क्रिमिनल कोर्ट्स वहाँ पे आते हैं स्टूडेंट जहाँ पे बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं लोग और उसके ट्रायल्स होते हैं. आइए क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. डू यू थिंक दैट एनी ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन इन दिस काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम? वाई नॉट? आपके हिसाब से कोई ऑर्डिनरी सिटीजन यानी एक आम आदमी एक पॉलिटिशियन के खिलाफ खड़ा रह सकता है क्या इस जुडिशियल सिस्टम में, और क्यों नहीं? आंसर. येस, एन ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन इन दिस काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम. यस, वो खड़े रह सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी प्रोवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है इस सिचुएशन को.
क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 2 रीजंस व्हाई डू यू बिलीव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। आपके हिसाब से 2 रीजंस देने हैं आपको, क्या क्यों आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। आंसर, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड्स इम्पार्टिंग जजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर खुद का जुडिशरी हो तो वो जजमेंट देने में काफ़ी जल्दी हो जाता है, जजमेंट दे सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। पॉइंट नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के प्रोटेक्ट करता है। एंड इवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स आर वायलेटेड। कोई भी अपने चाहे उच्च जात हो नीच जात हो, कोई भी कोर्ट में जाके अपील कर सकता है अगर उनके राइट्स की अवहेलना हुई हो। Question number 3. Write 2 sentences of what you understand about the appellate system from the case State Delhi Administrative versus Lakshman Kumar and others 1985 given in the textbook. Answer. In the appellate system, यानी जो appellate system है, a person can appeal to the higher court against the judgment of the lower court. अगर lower court का judgment से हम satisfied नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं higher court में. As the highest judicial authority, the Supreme Court has the power to review the decisions of the High Court and give its own judgments. जैसे highest judicial authority कौन सी है स्टूडेंट्स? हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। उनके पास पावर है डिसीजंस देखने का जो हाई कोर्ट ने दिया है और उनके जजमेंट्स को ध्यान से सराहने का। आइए थोड़े और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी लेते हैं। Question number 1. You read that one of the main functions of the judiciary is upholding and enforcing fundamental rights. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? आपने पढ़ा है कि मेन फंक्शन जुडिशरी का कि अपहोल्डिंग यानी जमा के रखना लॉ एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट जुडिशरी के चलते क्यों नेसेसरी है इम्पॉर्टेंट फंक्शन को कैरी करना? Answer. An independent judiciary can be able to protect our fundamental rights. The judiciary is above all prejudice. Judiciary सबसे ऊपर है. It is above all caste, creed और religion. वो किसी caste, जात, भेदभाव से ऊपर है. This is the only cause that it conducts a fair trial and gives fair justice. यही एक cause है जो एक fair trial conduct करता है और fair justice लेता है. Any influence from any individual or machinery cannot affect the judiciary. Question number 2. Reread the list of fundamental rights provided in Chapter 1. How do you think the right of constitutional remedies connects to the ideas of judicial review? आपके हिसाब से right of constitutional remedy कैसे connect करता है judicial review से? Answer. The right of constitutional remedies allow citizens to approach the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के राइट के चलते वो सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कोर्ट में जाने से, तो अगर उनको लगता है कि उनकी जो राइट्स है फंडामेंटल बेसिक राइट्स है वो वायलेट यानी उनकी अवहेलना हुई है स्टेट के चलते। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट इफ़ इट फाइंड्स दैट दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्राइक डाउन यानी वो पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं कुछ लॉज को जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं अगर उन्हें लगता है कि वो अवहेलना कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। Thus, the right to constitutional remedies connects to the idea of judicial review. इसलिए जो right to constitutional remedies है वो connect करता है ideas of judicial review. Question number 3. In the following illustration, fill in each tier with the judgment given by the various courts in the Sudha Goyal case. हर एक टायर को आपको फिल करना है जो सुधा गोयल केस में जो जजमेंट दिया गया था उसके बेसिस पे। Check your responses with others in the class. Answer. Lower court. The lower court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया लक्ष्मण को, उनकी माँ शकुंतला और उनके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को और उन्होंने सेंटेंस किया डेथ। हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट एक्विटेड लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र. एक्विटेड का मतलब है उन्हें दरखास्त करना। सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि लक्ष्मण और उनकी माँ गिल्टी है कि ब्रदर इन लॉ सुभाष नहीं है, जिस वजह से क्योंकि उनके पास ज़्यादा एविडेंस नहीं था उनके खिलाफ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो एक्यूज्ड है यानी जो जिन्होंने क्राइम किया है उन्हें प्रिजन फॉर लाइफ दिया जाए। ठीक है, हमेशा के लिए जेल सुनाई जाए।
Question number 4. Keeping the Sudha Goyal case in mind, tick the sentences that are true and the correct ones that are false. A. The accused took the case to the High Court because they were unhappy with the decision of the trial court. Answer is true. They went to the High Court after the Supreme Court had given its decision. Answer is false. If they did not like the Supreme Court verdict, the accused can go back again to the trial court. Answer is false. Question number 5. Why do you think the introduction of a public interest litigation PIL in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all? Answer. PIL is a significant step in ensuring access to justice for all. PIL एक अच्छा स्टेप है ताकि सबको जस्टिस मिले. It allows any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights are being violated. वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को PIL फाइल करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी और के बिहाफ पे भी वो कर सकता है जिनकी राइट्स की अवेल ना हुई है. इट्स लीगल प्रोसेस इज़ ग्रेटली सिंप्लीफाइड. उनका लीगल प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो गया है अभी. इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ PIL. एक लेटर भी अगर हम भेजते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चलते तो भी उसे हम PIL ट्रीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Reread experts on the judgment of the Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation case. Now write in your own words what the judges meant when they said that the right to livelihood was part of the right to life. Right to livelihood का मतलब पार्ट, ये एक ज़रूरी हिस्सा क्यों है right to life का? Answer. What the judges meant was that no person can live without the means of livelihood. कोई भी इंसान livelihood यानी food, clothing, shelter के बिना नहीं रह सकता.